अध्याय 61। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी उम्र से आगे निकल चुके हो? गूफी ने बेरहमी से बार बार उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस समय सबसे मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति भी शर्मिंदा महसूस करेगा। नालन यानरान, जो शुरू से ही बहुत शांत नहीं थी, अपने होठों को काटती हुई अपने आसपास के परिचित चेहरों की निगाहों के नीचे बहुत असहज महसूस कर रही थी। नालन यानरान असहज महसूस करती है, भावना मूल्य जोड़ 8-0। हालांकि गूफी उसके दादा को बचाने की उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वह उसके साथ अपना आपा नहीं खो सकती थी, इसलिए उसने बस उसे एक दयनीय भाव से देखा। लेकिन गूफी बेफिक्र रहा, उसका चेहरा शांत था क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत और हंसी जारी रखता था। उसने उसे एक और नज़र भी नहीं बख्शी, पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहा था। नालन यानरान अब बहुत शर्मिंदा थी, उसने निराशा में अपना चेहरा सिकोड़ लिया और जल्दी से भोज कक्ष से भाग गई। यून यून अभी भी अपनी जगह पर चुपचाप बैठी थी, उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई थी। उसने अपने गिलास में लाल रंग की शराब को धीरे से घुमाया, उसका ठंडा और नाजुक चेहरा लाल तरल के प्रतिबिंब में और भी अधिक लाल दिखाई दे रहा था। नालन यानरान एक तितली की तरह फड़फड़ाती हुई आई और सीधे यून यून की बाहों में गिर गई। उसने अपना लाल चेहरा उठाया, आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं और उसके होंठ कसकर एक साथ दबे हुए थे। वह पूरी तरह से दुखी दिख रही थी। मास्टर, चाहे मैं खुद को कितना भी विनम्र बना लूं, युवा मास्टर गूफी ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? उसने निराशा से भरी आंखों से बड़बड़ाते हुए कहा। नालन यानरान को ऐसी स्थिति में देखकर यून यून को दुख की गहरी पीड़ा महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे सांस छोड़ी और एक निर्णय लिया। यून यून ने अपने शिष्य के लिए एक गुरु के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए गूफी से व्यक्तिगत रूप से पूछने का संकल्प लिया। भोज में जैसे ही मेहमान पे का आदान प्रदान कर रहे थे, शाही राजधानी के ऊपर आसमान में अचानक एक लड़ाई छिड़ गई। गूफी ने इधर उधर देखा और पाया कि जिया जिंगतियान बहुत पहले ही गायब हो चुका था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ला जिंगतियान ने शायद ये पता लगा लिया था कि हाई बोडोंग अभी भी जीवित है और वह उससे लड़ने का विरोध नहीं कर सकता। अंधेरी रात के आसमान में उल्काओं की तरह प्रकाश की कई किरणें चमक रही थीं। हर कोई इस भीषण युद्ध की ओर आकर्षित हुआ और देखने चला गया। ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध शाही मकबरे के पास हो रहा था, जो आमतौर पर राजधानी का एकांत इलाका होता है। फिर भी आज रात यह अचानक दो डू सम्राट विशेषज्ञों के लिए युद्ध का मैदान बन गया था। आसमान में प्रकाश के दो विशाल गोले, एक सफ़ेद और एक पीला, भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। इन प्रकाश के गोले के भीतर दो आकृतियों के सिलहूट एक दूसरे से टकराते हुए देखे जा सकते थे। हर बार जब प्रकाश के गोले टकराते थे तो ऊर्जा की एक भयंकर लहर बाहर की ओर उठती थी, जो मकबरे के ऊपर की अंधेरी रात को दिन के समान उज्ज्वल दृश्य में बदल देती थी। सफ़ेद प्रकाश वाला गोला अविश्वसनीय रूप से ठंडा था, जो ऊर्जा के हर झोंके के साथ हवा में नमी को ठोस बर्फ में बदल देता था। इसके विपरीत पीले प्रकाश वाले गोले में पृथ्वी के समान ही ठोसपन और स्थिरता का भाव था। हा, बर्फ के बूढ़े आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद तुम्हारी शक्ति वास्तव में कम हो जाएगी। पहले के दिनों में तुम्हारे बर्फ के हमले कुछ ऐसे थे जिनसे मुझे डर लगता था, लेकिन अब वे अपनी काटने की क्षमता खो चुके हैं। एक और भयंकर संघर्ष के बाद पीले प्रकाश वाले गोले के भीतर से एक ऊंची, बुजुर्ग आवाज हंसी। हम बूढ़े राक्षस, तुमने भी पिछले कुछ सालों में बहुत प्रगति नहीं की है। तुम्हारी उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। यदि आप जल्दी ही नहीं टूटते हैं तो आपका जीवन अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। जब ऐसा होगा तो आपकी सुरक्षा के बिना जियामा शाही परिवार अब इतना सहज नहीं रहेगा। सफ़ेद प्रकाश वाले गोले में आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। क्या ये ली सम्राट हो सकता है? भीड़ में से किसी ने जियामा साम्राज्य के इस एक बार प्रसिद्ध व्यक्ति का उल्लेख किया, जिससे सभी भयभीत हो गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बर्फ सम्राट, जिसे लंबे समय से मृत माना जाता था, न केवल जीवित होगा बल्कि जिया लाओ के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम होगा। जबकि दोनों सेनानियों ने अपनी लड़ाई का आनंद लिया, गूफेल को उन्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये देखकर कि अधिकांश मेहमान पहले ही जा चुके थे, वह लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को वापस महल में ले गया। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर के उदास मूड को पहले ही देख लिया था, इसलिए उसने भोज को जल्दी छोड़ने का फैसला किया। इस दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन विलासिता का जीवन जी रहे थे, ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वे दोनों बहुत खुश थे। उन्हें उनके कमरों में वापस भेजकर और शुभ रात्रि कहकर गूफी अकेले ही उस कमरे में लौट आया जिसे जिया जिंगतियान ने उसके लिए तैयार किया था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने अपने दरवाजे के बाहर एक सुंदर आकृति देखी। अंदर आओ, उसने कहा। अपनी आत्मा की समझ से गूफेई ने पहले ही पूरे महल को घेर लिया था, इसलिए वह जानता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह यून यून था। उसके हाथ की एक लहर के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। गूफेल, हम फिर से मिलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाही राजधानी में मिलोगी, यून यून ने कहा जब वह दरवाजे पर खड़ी थी।
अभी भी सुरुचिपूर्ण शाम का गाउन पहने हुए जो उसे कुलीन और आकर्षक दोनों दिखा रहा था, उसने गू फेई को एक जटिल भाव से देखा। तुमने मुझे पहले भोज में देखा था, है ना? तुम यहाँ क्यों नहीं आए? हेलो कहें, या फिर तुम्हें लगता है कि हमारा परिचय कुछ ऐसा है जिस पर हमें शर्म आनी चाहिए? गूफी ने यून यून की ओर देखते हुए चिढ़ाते हुए कहा। उसे पहले ही सिस्टम नोटिफिकेशन मिल चुका था और उसने भोज हॉल के बाहर यून यून की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। हालांकि यह महिला बाहर अकेली शराब पी रही थी, अंदर आकर उसका अभिवादन करने को तैयार नहीं थी। यून यून घबराई हुई महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। नहीं, मुझे लगा कि यह युवा लोगों की सभा है, यून यून ने समझाया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे क्योंकि वह स्पष्ट करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि गूफी ने उसे देख लिया था। क्यों? संप्रदाय नेता यून यून, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने चरम से आगे निकल चुकी हो? गूफी ने एक भान उठाए। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी क्योंकि वह मजाक करना जारी रखता था। गूफी, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? यून यून निराश महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। यून यून की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। उसकी हमेशा गर्म आंखों में उदासी का एक स्पर्श दिखाई दिया। ये स्पष्ट था कि वह गू फेर की राय के बारे में गहराई से परवाह की। हे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसे अपनी बातों को गंभीरता से लेते देख गू फेई ने जल्दी से मुस्कुराते हुए समझाया। वे युवा लड़कियां आपकी तुलना कैसे कर सकती हैं? मेरी नज़र में आपकी सुंदरता और शालीनता चांद पर उतरने वाले एक दिव्य प्राणी की तरह है। और यह सच था। यून यून का अनुभव और संतुलन उन युवा लड़कियों से कहीं ज्यादा था। हर बार जब वह दिखाई देती थी तो वह स्वाभाविक रूप से जो परिपक्वता और लालित्य दिखाती थी वह हर किसी का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। यून यून शर्मिंदा और शर्मीली दोनों महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। ये कहने के बाद गू फेई ने आगे कहा, तुम यहाँ नालन यानरान की वजह से हो, है ना? अभी भी पहले के मजाक और गू फेर की तारीफ से भावनाओं का मिश्रण महसूस करते हुए यून यून ने हल्के से अपने होंठ काटे और झिझकने से पहले नाराजगी के भाव से उसकी ओर देखा। गूफी, कृपया यानरान की मदद करो। मुझे पता है कि तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है और मुझे पता है कि यह अनुरोध अत्यधिक है, लेकिन अगर यानरान के दादा मर जाते हैं तो वह तबाह हो जाएगी। उसने यानरान को बड़ा होते देखा था और वास्तव में उसके लिए सबसे अच्छा चाहती थी। यानरान को इतना टूटा हुआ देखकर यून यून इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। चूंकि तुमने पूछा है इसलिए मैं इस बार मदद करूंगा। गीफी ने मदद करने के लिए सहमति में सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए यून यून को घूरने के बाद कहा। अध्याय 62। क्या होगा अगर मैं वास्तव में खुद को पेश करने का इरादा रखता हूँ? धन्यवाद गूफी, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद देना है। यून यून बहुत भावुक महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। जब यून यून ने देखा कि गूफी सहमत है तो उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी और उसका ठंडा सुंदर चेहरा पिघल गया। वह जानती थी कि वह पहले से ही गूफी का बहुत आभारी है। क्या तुम खुद को धन्यवाद के रूप में पेश करने की योजना बना रही हो? यून यून की वर्तमान भावनाओं को देखकर गूफी उसे मुस्कुराहट के साथ चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि गूफी ने इसे सहजता से कहा, लेकिन यून यून का दिल धड़क उठा। यून यून घबराई हुई और शर्मीली महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 150। उसके नाजुक चेहरे पर जल्दी ही एक लाली फैल गई और उसने अपने निचले होंठ को काट लिया, जिससे कुछ हद तक घबराहट की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि गू फेर की चंचल आंखों को देखकर यून यून को तुरंत एहसास हुआ कि वह मजाक कर रहा था। क्या होगा अगर मैं वास्तव में खुद को पेश करने का इरादा रखता हूँ? यून यून को उम्मीद है। भावना मूल्य जोड़ 100। यून यून ने पहली बार गू फेई के मजाक का बहादुरी से जवाब दिया, जबकि उसके जवाब के लिए उसके दिल में उम्मीद की एक झलक भी महसूस हुई। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस दृश्य को देखता तो वह चौंक जाता। यून यून कौन थी? उसकी ठंडी खूबसूरत आंखों ने कभी कोई भावना नहीं दिखाई थी। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के आमतौर पर गंभीर और अलग थलग रहने वाले संप्रदाय के गुरु अब एक युवा व्यक्ति से ऐसे अस्पष्ट शब्द कह रहे थे। यून यून की कुछ हद तक गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर गू फेई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है, मजाक करना बंद करो। मैं कल सुबह सबसे पहले नालन परिवार से मिलूंगा। उसने मुस्कुराते हुए बातचीत को सरलता से समाप्त किया। यून यून निराश महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। TLN छी काय। उम्मीद की गई प्रतिक्रिया न मिलने पर यून यून का शरीर अकड़ गया और उसने अपनी नज़रें पीछे खींच लीं और मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। ठीक है, मैं यानरान को तैयार रहने के लिए कहूंगी। देर रात यून यून चुपचाप नालन यानरान के कमरे में घुसी और उसे बताया कि गूफी ने नालन जी का इलाज करने के लिए सहमति दे दी है। सच में? धन्यवाद मास्टर। खबर सुनते ही नालन यानरान की आंखें तुरंत कृतज्ञता से लाल हो गईं। अगली सुबह नालन यानरान ने नालन सू से आग्रह किया और पिता और बेटी की जोड़ी परिवार के पहरेदारों के साथ महल के बाहर सुबह सुबह इंतजार करने लगी।
ये सब तुम्हारे मालिक की बदौलत है जो इस बार मदद के लिए विनती कर रहे हैं, अन्यथा तुम्हारे दादाजी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। महल के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी नालन यानरान से उत्साह से बोला, हाँ, मुझे लग रहा है कि यंग मास्टर गूफी निश्चित रूप से मेरे दादाजी को ठीक कर पाएंगे। नालन यानरान ने सिर हिलाया। पिता और बेटी महल के गेट के बाहर गंभीरता से खड़े थे। जल्द ही लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग गूफी के पीछे पीछे महल से बाहर निकल गए। गूफी ने पहले ही महल के बाहर इंतजार कर रहे नालन परिवार के सदस्यों की उपस्थिति को महसूस कर लिया था और उनकी ओर चल पड़ा। युवा मास्टर गूफील, मेरे पिता और मैं आपको नालन निवास तक ले जाने के लिए यहाँ हैं। जब नालन यानरान ने गूफी को आते देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। नालन यानरान उत्साहित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 80। गूफी फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को अपने साथ नालन निवास की गाड़ी में ले आया। मुख्य द्वार में प्रवेश करने पर वे एक छोटे से रास्ते के अंत में एक शानदार हॉल में पहुंचे। थोड़े से खुले दरवाजों से झांकने पर वे व्यस्त नौकरों को अंदर भागते हुए देख सकते थे। युवा मास्टर गूफी, मेरे दादाजी मुख्य हॉल के साइड रूम में हैं। इस तरफ कृपया। नालन यानरान गूफी से एक हाथ आगे चला गया, धीमी आवाज में बोल रहा था। जैसे ही वे धीरे धीरे बगल के कमरे के पास पहुंचे, नर्म और गर्म रोशनी फैल गई। गूफी ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा विशाल था। बीच में एक बड़ा बिस्तर था जहां एक बूढ़ा आदमी मुरझाया हुआ चेहरा लिए लेटा था। बिस्तर के चारों ओर कई नौकरानियां उसकी देखभाल में व्यस्त थीं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उन्होंने बेहोश बूढ़े आदमी की देखभाल करने के लिए वापस लौटने से पहले नज़र घुमाई। जैसे ही वह बिस्तर के करीब गया, गूफील की नज़र वहां लेटे बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्का भूरा काला रंग और उसके शांति से सो रहे चेहरे पर मौत की हल्की आभा देखी। ये काफ़ी गंभीर है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर नज़र डालते हुए, जो कब्र से एक कदम दूर लग रहा था, गूफी ने बड़बड़ाया, हाँ, जहर इतना गंभीर है कि एक डू सम्राट भी इसे हल्के से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इतने सालों के बाद बूढ़ा गुरु अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। नालन सू, जो पीछे पीछे चल रहा था, ने आह भरी और अपना सिर हिलाया और फिर सावधानी से पूछा, युवा गुरु गूफी, क्या आपको लगता है कि इलाज की कोई उम्मीद है? पास में। नालन यतिरन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी चमकीली आंखें उसके बगल में खड़े लंबे उदासीन युवक पर टिकी थीं। नालन सू को उम्मीद है। भावना मूल्य जोड़ 30। नालन यानरान को उम्मीद है। भावना मूल्य जोड़ 80। गूफी की धारणा में जहर नालन ली की हड्डियों के साथ लगभग घुल गया था, जो चिकनी सफ़ेद हड्डियों को एक अशुभ काले रंग में बदल रहा था। उसने भौहें सिकोड़ी और स्पष्ट रूप से कहा, यदि कोई साधारण व्यक्ति जहर को दूर करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने की कोशिश करता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह जलकर राख हो जाएगा। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला से छू जाने पर एक डू सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। नालन यानरान को झटका लगा और निराशा हुई। भावना मूल्य जोड़ 80। यह गूफेर के शब्दों को सुनकर नालन यानरान चिंतित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। गूफी ने शांति से उसकी ओर देखा। चिंता मत करो, मैंने कहा कि यह आम लोगों के लिए है। मेरे पास उसे बिना किसी खतरे के पूरी तरह से ठीक करने का एक तरीका है। कमरे में थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। नालन यानरान को उम्मीद है। भावना मूल्य जोड़ 80। नालन सू को हिचकिचाहट महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 30। क्या आप गंभीर हैं, यंग मास्टर? उस मामले में मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए यंग मास्टर गूफी को अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। नालन यानरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी के शब्दों पर विश्वास किया, ये जानते हुए कि उसे यूनियन द्वारा लाया गया था। नालन सू, हालांकि गूफेल की क्षमताओं से अपरिचित थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास भरे लहजे से आश्वस्त थी। एक तरफ खड़े हो जाओ, गूफेई ने शांति से कहा और फिर अपने हाथ को थोड़ा मोड़ा, जिससे ऊर्जा की एक धारा ने नलन जी को बिस्तर से उठा दिया। उसने नलन की ओर लापरवाही से देखा। वर्षों तक जहर ने उसे नष्ट कर दिया था, जिससे उसका चेहरा और भी अधिक क्षीण हो गया था, फिर भी उसके नाम के अनुरूप विद्रोह का एक निशान था। उसने अपने बाएं हाथ से नलन जी के कंधे को हल्के से थपथपाया और जोर के एक झटके के साथ बूढ़े आदमी के कपड़े धूल में बदल गए, जिससे एक कंकाल का ढांचा दिखाई दिया। इस क्षीण शरीर को देखते हुए गूफेल की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, जबकि पास में खड़ी नलन यानरान की आंखों में पहले से ही आंसू बह रहे थे। उसकी आमतौर पर चमकदार आंखों में ऐसा धुंध देखना दुर्लभ था, जिससे आमतौर पर गरिमा में महिला दयनीय लग रही थी। अध्याय 63। तुम झूठे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जाने दोगे? जोड़ अंत में TLN। पफ। जैसे ही गूफी ने अपनी हथेली आगे की, उसके हाथ में एक हल्की लौ स्वतः ही प्रज्वलित हो गई, जिससे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया। गूफी ने अपना हाथ घुमाया और लौ सीधे नालन जी के शरीर में चली गई, जिसने उसकी काली हो चुकी हड्डियों के एक हिस्से को ढक दिया। बिस्तर पर नालन जी, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, ने अचानक उन्हें चौड़ा किया और उसके मुंह से एक कर्कश दर्दनाक दहाड़ निकली।
मृत्यु से पहले शक्ति की चमक की तरह भयंकर ऊर्जा का एक उछाल उसके भीतर जाग उठा। दादाजी! अचानक सतर्क और दहाड़ते हुए बुजुर्ग को देखकर नालन यानरान और नालन सू ने जल्दी से अलार्म में आवाज लगाए। जहर को बाहर निकालने के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। गू फेई ने पसीने से लथपथ नालन फेई की ओर देखते हुए शांति से कहा। नालन जी ने अपने भीतर जलती हुई ज्वाला को महसूस किया, जो उसकी हड्डियों में जमे परजीवी जहर को लगातार जला रही थी। हालांकि ज्वाला अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी और उसका शरीर, जो पहले से ही कमजोर था, मुश्किल से एक बार में उपचार को सहन कर सकता था। उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा था। धन्यवाद गुरु, कृपया अपनी पूरी ताकत से जारी रखें, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। स्थिति को समझते हुए नालन ने अपने दांत पीस लिए और गू फेई से आगे बढ़ने का आग्रह किया। अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद दर्द उसकी इच्छाशक्ति से परे था, संभवतः उसे बेहोशी की कगार पर धकेल रहा था। ये देखकर गू फेई ने लापरवाही से अपनी स्टोरेज रिंग से 5वीं श्रेणी की गोली निकाली। ये गोली जीवन शक्ति को बहाल कर सकती थी। नालन जी ने इसे खाने के बाद उसे तरोताज़ा महसूस हुआ और उसकी आंतरिक चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। उसने गू फेई पर एक नज़र डाली, उसकी आंखें भर आईं विस्मय। नालन जी को सदमा और आभार महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। गुरुजी, दवा के लिए धन्यवाद, नालन जी ने अपना आभार व्यक्त किया। गूफी ने फिर धैर्यपूर्वक अपनी स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित किया, अपनी असाधारण आत्मा नियंत्रण क्षमता का उपयोग करके काली हड्डियों को सावधानीपूर्वक जलाकर उनकी मूल जैद जैसी सफ़ेदी वापस ला दी। ये हो गया, आपके शरीर में जहर खत्म हो गया है। नालन जी ने गहरी सांस छोड़ी। वास्तव में अब उनकी सांस में कोई काली धुंध नहीं थी। उनका रंग गुलाबी हो गया और उनकी आंखें चमक उठीं। नालन जी को आभार महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। गुरु जी गूफी, मैं आपका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। नालन जी, उनकी आवाज़ घंटी की तरह गूंज रही थी। उन्होंने तुरंत गाफी के सामने धन्यवाद में घुटने टेकने की कोशिश की। नालन यानरान की आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। अपने दादा को स्वस्थ देखकर उसने अपना मुंह ढक लिया, उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। नालन यानरान कृतज्ञता महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 80। नालन सू कृतज्ञता महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। यह अनावश्यक है। गूफी ने नालन जी को घुटने टेकने से रोकने के लिए डूक्यूई की एक कोमल धारा का उपयोग करते हुए अपना हाथ हिलाया। मास्टर गूफी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे निवास पर रह सकते हैं? मैं अपना आभार उचित रूप से व्यक्त करना चाहता हूँ। नालन उसने सीधे गूफी को मास्टर के रूप में संबोधित किया और बहुत सम्मान और शिष्टाचार के साथ बात की। चूंकि यहाँ मामला सुलझ गया है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के नालन ली के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वह नालन ली के तरीकों को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वह अब आभारी हो सकता है। अगर गूफी कभी मुसीबत में पड़ गया तो नालन जी खुद को तुरंत दूर कर लेगा। हाँ, इतनी जल्दी? अगर भविष्य में मास्टर गूफी को कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो कृपया मेरे पास आने में संकोच न करें। नालन जी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए और उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर कि गूफी अविचलित थे, उन्होंने अपनी बात को निगल लिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस बीच नालन यानरान पहले कमरे से बाहर चले गए थे, लेकिन अब एक जेड पॉट में एक पौधा पकड़े हुए वापस आ गए। जैसे ही यह पौधा दिखाई दिया, पूरा कमरा एक हल्की और शांत सुगंध से भर गया। गूफी की नज़र उसके हाथों में लगे पौधे पर रुक गई। पौधा पूरी तरह से हरा था, जो जेड के एक बारीक नक्काशीदार टुकड़े जैसा था। शीर्ष पर 7 रंगों वाला एक फूल धीरे धीरे खिल रहा था। जैसे ही फूल खिले, गूफी ये देखकर हैरान रह गए कि 7 रंग धीरे धीरे बदल रहे थे, बेहद खूबसूरत लग रहे थे। युवा मास्टर गूफी, मेरे दादाजी ने उस समय एक जादुई जानवर से लड़ाई की थी और इस पौधे की वजह से उन्हें जहर दिया गया था। यह आत्मा की शक्ति को बहाल कर सकता है। चूंकि आप एक कीमियागर हैं, मुझे विश्वास है कि यह आपके काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे मना नहीं करेंगे। नालन यानरान ने विनम्रता से कहा, आध्यात्मिक जड़ी बूटी को दोनों हाथों से पकड़कर गूफी को भेंट किया। ठीक है। गूफी ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ जादुई हरी आत्मा लार को स्वीकार कर लिया। ये जड़ी बूटी वास्तव में कीमियागरों के लिए मूल्यवान थी। 7 जादुई हरी आत्मा लार प्राप्त करने के बाद गूफी अब और रुकना नहीं चाहता था। जल्द ही नालन जी ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और गूफी और उसके साथियों को नालन निवास के द्वार तक पहुंचाया। मास्टर गूफी, मैं एक दिन इस उपकार का बदला चुकाऊंगा, नालन जे ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। गूफिल मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और चली गई। हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहने एक आकृति हल्के से अपने निचले होंठ को काटते हुए गूफी की विदा हो रही आकृति को एक धुंधली निगाह से देखती रही, लंबे समय तक विचारों में खोई रही। नालन यानरान को जिज्ञासा महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 80।
सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक के रूप में लियामा साम्राज्य में ये पहली बार था जब उसे किसी सहकर्मी ने इतनी कमतर आंका था। हालांकि गूफी जितनी अधिक उदासीन थी वह उतनी ही अधिक जिज्ञासु होती गई। नायक सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं और इसी तरह सुंदरियां नायकों की ओर आकर्षित होती हैं। गूफी इतनी असाधारण होने के कारण स्वाभाविक रूप से कुछ युवा युवतियों का ध्यान आकर्षित करती थी, जिनमें शायद वह भी शामिल थी। लियामा साम्राज्य की राजधानी से कई 100 मील दूर एक पर्वत शिखर पर एक सुंदर आकृति खड़ी थी। एक युवा लड़की अपने बालों के एक ताले को अपने कान के पीछे ब्रश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था। जल्द ही एक आकृति उसके बगल में उतरी। कोई खबर है? जुन एर ने पूछा। हाल ही में वह और लिंग यंग हर जगह जानकारी की तलाश कर रहे थे, एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी खोजने की कोशिश कर रहे थे जो जियाओयान के लिए आत्मा की शक्ति को बहाल कर सके। मिस, मुझे कुछ मिला है। जियामा सीक्रेट सिटी में नालन परिवार के पास एक दुर्लभ पौधा है जिसे 7 मैजिकल ग्रीन स्पिरिट लार कहा जाता है। इसकी जड़ को परिष्कृत करके एक अत्यंत गहरा तरल बनाया जा सकता है जो आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। जुन एर ने जल्दी से मुड़कर देखा, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। हालांकि लिंगयंग की झिझक भरी अभिव्यक्ति ने उसका ध्यान खींचा। क्या हुआ है? उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा। लेकिन वह जड़ी बूटी पहले ही यंग मास्टर गूफी द्वारा ले ली गई है। नालन परिवार के मुखिया को जहर दिया गया था और उन्होंने जड़ी बूटी किसी को भी देने की पेशकश की जो उसे ठीक कर सके। यंग मास्टर गूफी ने कुछ दिन पहले नालन परिवार का दौरा किया था। उसके बाद नालन ठीक हो गया और 7 जादुई हरी आत्मा लार युवा मास्टर गूफेल को दे दी गई। उसने इसे ले लिया। जुन रा आश्चर्यचकित थी। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? वह आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए एक उपाय खोज रही थी, तभी उसे पता चला कि जड़ी बूटी गूफे द्वारा ले ली गई थी। जुन रा ने अपनी नज़रें नीची की, थोड़ा भौहें से कुढ़ी और बड़बड़ाया, क्या उसने नहीं कहा कि उसने जाने दिया है? लेकिन उसकी हरकतें अब भी मुझे निशाना बनाती दिख रही हैं, भाई जियाओयान को निशाना बनाती हुई। यह आज के लिए मेरी अंतिम रिलीज होगी। मैं हर रोज़ एक विशिष्ट समय पर अध्यायों को संग्रहित और रिलीज करने के बारे में सोच रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं अब कई बार अपडेट करता हूँ। आप क्या सोचते हैं? एक समीक्षा छोड़ें। साथ ही कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं कि मैंने कोई अनुवाद त्रुटि की है। अध्याय 64, एक हुन कबीले विशेषज्ञ की उपस्थिति। मिस्कुना और युवा मास्टर गूफी के बीच के मामले के बारे में मुझे हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। जुन र की धीमी बुदबुदाहट सुनकर लिंगयंग, जो पास में खड़ा था, जवाब न देने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि उसे लगा कि गूफी के ऐसे इरादे नहीं हो सकते हैं और यह सब सिर्फ एक संयोग है, फिर भी उसने चुप रहना चुना। जुन र लिंगयंग की सहमति की जरूरत नहीं रखते हुए दूर तक देखती रही, कुछ देर तक सोचती रही। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी शिकन थी। एक पल के बाद जुन र ने आह भरी और कहा, चाहे गूफी ने जानबूझकर या अनजाने में 7 जादुई हरी आत्मा लार हासिल की हो, मैं उससे इसके लिए नहीं पूछ सकती। वह समझ गई कि अगर उसने मांग भी लिया तो गूफी उसे नहीं दे सकता, इसलिए वह खुद को अपमानित करने की जहमत नहीं उठाएगी। इसका मतलब यह था कि उसे अपने कबीले में वापस लौटना पड़ सकता था और आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए आवश्यक दवा प्राप्त करने के लिए गू कबीले के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ सकता था। चूंकि वह पहले ही इसे ले चुका है, इसलिए हम केवल कहीं और खोज कर सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर हवा ने उसके लंबे बालों को ऊपर उठाते हुए चीखी। हवा में लहराते आवारा बालों ने उसके विचारों को विचलित कर दिया, जिससे जुन ने जाने से पहले धीरे से आह भरी। इस बीच जियामा साम्राज्य की सीमा के ऊपर आसमान में भयानक काली धुंध में लिपटी एक छाया अचानक रुक गई, भौहें सिकोड़ते हुए। यह आभा ये गू कबीले से लगती है। ये सोचना कि लियामा साम्राज्य के इस छोटे से कोने में उनमें से बहुत सारे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। मुझे गू कबीले को सतर्क करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि मैं अपना समय बिताऊं और बाद में कुछ करूं। छाया ने बड़बड़ाया। चारों ओर की काली धुंध ने उसके आकार को अस्पष्ट कर दिया। उसकी काली आंखों में एक झिलमिलाहट ने रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। गूफेल की वर्तमान चरम दू पूर्वज शक्ति के साथ भी वह इस व्यक्ति के खिलाफ एक भी राउंड नहीं टिक सकता था। ये व्यक्ति आखिरकार हुन कबीले का एक सच्चा उच्च पदस्थ सदस्य था, जो कबीले के मिशन के लिए जियामा साम्राज्य में आया था। हालांकि जियामा साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले उसने एक बहुत ही भयानक आभा को महसूस किया जिसने उसे भी सावधान कर दिया। इसके अलावा वह मूल रूप से अपने मिशन को पूरा करने के लिए साम्राज्य में घुसने का इरादा रखता था। अगर वह वास्तव में प्रवेश करता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह बिना किसी नुकसान के निकल सकता था। अपने माथे पर जहरीले आक्रोश की झलक के साथ उसने अनिच्छा से अपनी योजना को त्याग दिया। एक पल के लिए हवा में रुका, फिर पास से गुजरने का नाटक किया, जियामा साम्राज्य की ओर देखने की हिम्मत किए बिना तेजी से निकल गया। हुन कबीले के कुछ ही समय बाद विशेषज्ञ के चले जाने के बाद एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग अचानक आसमान में प्रकट हुए, जहां वे रुके थे।
इस बुजुर्ग की आभा अथाह थी, उनकी धुंधली आंखों में तीक्ष्णता की चमक थी। उनके पहुंचने के तुरंत बाद उनके बगल में एक और बुजुर्ग दिखाई दिया, एक हुन कबीले का सदस्य। क्या वह बस गुजर रहा था या वह किसी खास उद्देश्य से यहाँ आया था? जैसे ही वे बोले, दोनों के माथे पर गहरी भौहें चढ़ गईं। इन दोनों बुजुर्गों को गो कबीले ने गो फेई और जुनर की रक्षा के लिए भेजा था। जब गो फेई और जुनर चुपचाप एक के बाद एक चले गए तो गो कबीले के उच्च अधिकारियों ने, जाहिर है, ये देख लिया था। वे समझ गए थे कि गो फेई अपनी यात्रा पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं, यहाँ तक कि उम्मीद भी की कि उसे अपने अवसर मिल जाएंगे। आखिरकार गो दायरे में जीवन बहुत स्थिर था। दबाव के बिना प्रेरणा कहाँ से आएगी? हालांकि ये देखते हुए कि गो फेई गो कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उच्च अधिकारी स्वाभाविक रूप से उसकी यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। बुजुर्ग की शक्ति वास्तव में भयानक थी, उसकी आभा को छिपाने की क्षमता गो फेई से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि गो फेई ने भी कभी नहीं देखा था कि उसका पीछा करके लियामा साम्राज्य तक पहुंचाया गया था। इसे भूल जाओ, चूंकि युवा मास्टर गो फेई इस छोटे से साम्राज्य को छोड़ने वाले हैं जब तक कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। एक पल के बाद बुजुर्गों में से एक ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गया। जियामा रॉयल पैलेस में एक भव्य हॉल के भीतर। मास्टर गो फेई, कृपया मुझे कुछ सिखाएं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। एक बर्फ सफ़ेद हाथ ने गो फेई की आस्तीन पकड़ ली, लगातार एक चुलबुली आवाज़ में विनती कर रहा था। आवाज़ की मालिक एक लड़की थी जो चांदी के पैटर्न के साथ कढ़ाई किए हुए बैंगनी रंग के लबादे में सजी थी। शाही परवरिश से विकसित उसकी नाजुक विशेषताओं ने एक सहज कुलीन हवा का संचार किया। वह बहुत बुरी नहीं लग रही थी, उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी जो उसके व्यवहार में लालित्य और शांति का स्पर्श जोड़ती थी। हालांकि जब उसने गो फेई को उसे कीमिया सिखाने के लिए परेशान किया तो प्रतीत होता है कि विनम्र लड़की की चमकदार आंखें एक शरारती मुस्कान के साथ चमकती थीं। ये दर्शाता है कि वह जितनी दिखती थी उतनी शांत नहीं थी। एक शिष्य बनाना असंभव है, लेकिन मेरे पास 7वीं कक्षा के कीमियागर द्वारा लिखे गए नोट्स का एक स्क्रॉल है। इस जीवंत लड़की के लगातार अनुरोधों पर कुछ हद तक असहाय महसूस करते हुए गो फेई ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक स्क्रॉल निकाला। क्या ये वास्तव में 7वीं कक्षा के कीमियागर के नोट्स हैं? यूएर खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 50। युवा राजकुमारी की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, जो खुशी से भरी हुई थीं। धन्यवाद युवा मास्टर गोफी। वह चंचलता से मुस्कुराई। गोफी द्वारा उसे दिए गए नोट्स ले लिए और जाने के लिए मुड़ी। उसकी बैंगनी पोशाक तितली की तरह फड़फड़ा रही थी, साथ में उसकी हल्की हंसी भी थी। ये छोटा बदमाश, गोफी ने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फिर वह सीधा खड़ा हुआ, दूर के आसमान में टकटकी लगाए। उसकी आंखों में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उस पल उसने पहले ही जियामा साम्राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया था। आखिरकार यहाँ उसे रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी एकमात्र इच्छा मजबूत बनना था। उसने जियामा रॉयल पैलेस में रहते हुए ही अपने अगले गंतव्य के बारे में अपना मन बना लिया था। उसने फॉलन हॉट फ्लेम का दावा करने के लिए जियानान अकादमी जाने की योजना बनाई। जब वह जियामा साम्राज्य की राजधानी छोड़ने वाला था तो साम्राज्य एक बार फिर से हिल गया। आज यून एक दुर्लभ हल्के रंग की लंबी पोशाक पहने हुए, जब वे पहली बार मिले थे तब की तुलना में नर्म और कम अलग दिखाई दिए। उसकी ठंडी आंखें चुपचाप गोफी को देख रही थीं। वह जानती थी कि वह इस बाज को अपने पास नहीं रख सकती। उसके कंधों पर इतना बोझ था कि वह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे नहीं जा सकती थी। इसलिए यून सिर्फ हर मुलाकात को संजोकर रख सकती थी। सुरक्षित यात्रा। यून के होंठ एक सौम्य मुस्कान में बदल गए। गोफी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अचानक अपनी बाहें खोल दीं। मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहती? यून को संकोच और खुशी महसूस हुई। भावना मूल्य 100। यून जम गई। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। लंबा युवक मुस्कुराया और उसने अपने सामने खड़ी महिला को धीरे से गले लगाया, विनम्रता से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। उसने उसके कान में फुसफुसाया, तुमने विरोध नहीं किया तो मैं इसे सहमति मान लूंगा। यून को शर्म महसूस हुई। भावना मूल्य -100। यून पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी, लेकिन उसकी तेजी से बढ़ती हुई दिल की धड़कन और उसके गालों पर फैलती हुई लाली ने उसके भीतर की उथल पुथल को प्रकट कर दिया। गोफी ने धीरे से उसे छोड़ा और कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर से मिल सकते हैं। शायद जब तुम अपना बोझ उतार दोगे तो तुम्हें मुझे खोजने का समय मिल जाएगा। यून अनिच्छुक महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। यून अभी भी कुछ हद तक चकित था, लेकिन बाकी लोग पहले ही एक एक करके गोफी को अलविदा कहने के लिए आगे बढ़ चुके थे। युवा मास्टर गोफी, राजधानी में आपका हमेशा स्वागत है। जिया जिंगतियान दिल खोलकर हंसा। हाई बोडोंग, जो शब्दों के लिए एक नहीं था, ने बस गोफी को सिर हिलाया और कहा, जब तक हम फिर से नहीं मिलते
नालन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर गूफी, अगर आपको कभी मदद की ज़रूरत हो तो इस बूढ़े आदमी को बुलाने में संकोच न करें। नालन जी आभारी महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 30। नालन जी का वादा सुनकर गूफी खुद को थोड़ा खुश महसूस करने से रोक नहीं सका। नालन यानरान नालन के पीछे खड़ी थी, उसकी नज़र गूफी पर टिकी हुई थी। आमतौर पर खुशमिजाज और हंसमुख लड़की की आंखों में अब एक अजीब सी अनिच्छा थी। नालन यानरान को अनिच्छा महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 80। पास में याफी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, उसके विचार समझ में नहीं आ रहे थे। सब लोग, अब हम चलेंगे। जियाओ यी जियान और किंगलिन को शेर राजा की पीठ पर चढ़ाने में मदद करने के बाद गूफी ने मुड़कर कहा, सुरक्षित यात्रा। टीएल, अब से मैं उसे लिटिल फेरी डॉक्टर के बजाय जियाओ यी जियान कहूंगा। बिना किसी देरी के उसने अपना हाथ हिलाया और शेर राजा को उनके अगले गंतव्य की ओर जाने का आदेश दिया। अध्याय 65। मैं स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हूँ। फ़्यामा साम्राज्य की राजधानी से इसकी पश्चिमी सीमा तक एक साधारण व्यक्ति को यात्रा पूरी करने में कई महीने लगेंगे। हालांकि गू फेल, जियाओ यी जियान और किंगलिन को लेकर एमेथिस्ट विंगलान किंग ने साम्राज्य की सीमाओं को सिर्फ एक दिन में पार कर लिया। लियामा सीमा को पार करते हुए लानान अकादमी के रास्ते में उन्हें दर्जनों देशों को पार करना पड़ा और फिर विशाल ब्लैक कॉनक क्षेत्र को पार करना पड़ा। गू फेई ने पहले भी एक बार इस मार्ग का इस्तेमाल किया था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर भागते हुए। हालांकि इस बार दो साथियों के साथ उनकी गति धीमी थी। अपनी शुरुआती यात्रा में गू फेई दृश्यों की सराहना करने के लिए बहुत अधिक केंद्रित था। अब ऐसी प्यारी कंपनी के साथ उसने अपना समय लेने का फैसला किया, इत्मीनान से गति का आनंद लिया। यात्रा लंबी थी और उनका गंतव्य ब्लैक कॉनक क्षेत्र के भीतर था। रास्ते में गूफी ने जियाओ यी जियान और किंगलिन को क्षेत्र की स्थिति से परिचित कराया। अपने अनोखे भूभाग के कारण ब्लैक कॉनक क्षेत्र महाद्वीप के सबसे अराजक क्षेत्रों में से एक बन गया है, जहां विभिन्न देशों के अनगिनत भगोड़े सबसे बर्बर नियम स्थापित करते हैं। ब्लैक कॉनक क्षेत्र में कोई कानून नहीं है, केवल एक नियम है, जंगल का कानून। कमज़ोर लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक कॉनक क्षेत्र इतना अव्यवस्थित होगा। गूफेर की व्याख्या सुनकर जियाओ यी जियान अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। किंगशान टाउन में रहने के कारण उसने विवादों का अपना हिस्सा अनुभव किया था, लेकिन हमेशा किसी न किसी तरह की व्यवस्था थी। उसके सौम्य और शांत स्वभाव ने उसे ऐसी अराजकता से घृणा करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर किंगलिन पर इसका कम असर हुआ, क्योंकि वह मनुष्यों और सांप लोगों दोनों द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण बड़ी हुई थी। वह कठिनाई की आदी थी। जैसे ही वे ब्लैक कॉनक क्षेत्र के पास पहुंचे, गूफी ने जियानान अकादमी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। शायद अराजकता के प्रतिकार के रूप में ब्लैक कॉनक क्षेत्र में जियानान अकादमी नामक एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। अकादमी के एक निश्चित दायरे में एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अराजकता लाने वाला कोई भी व्यक्ति अगले दिन अकादमी की सीमा पर डेथ स्पिरिट ट्री से लटका हुआ पाता है। जियानान अकादमी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके लिए ब्लैक कॉनक क्षेत्र के कई लोग तरसते हों। दोनों युवतियों के चेहरे पर लालसा की झलक दिखी। गूफी ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, हमारा अगला गंतव्य वह अकादमी है। जियाओ यी जियान उत्साहित महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य 100। किंगलिन खुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 70। ये सुनकर जियाओ यी जियान के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए और किंगलिन की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था, एक ऐसी जगह जो जियामा इंपीरियल पैलेस से भी अधिक आकर्षक थी। जल्द ही शेर राजा ब्लैक कॉनक क्षेत्र में उड़ गया और गूफेल, जियाओ यी जियान और किंगलिन ब्लैक मार्क सिटी के बाहर उतर गए। रात के लिए आराम करने की योजना बना रहे थे। इस जगह पर लड़ाई अक्सर और बिना किसी क्रम के होती थी, यहाँ तक कि मुख्य सड़कों पर भी सड़क पर लड़ाई होती थी। खूनी झगड़े और क्रूर ऊर्जा हमलों को देखकर भले ही जियाओ यी जियान ने गूफेई के विवरण सुने थे, इसे पहली बार देखकर वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गई। उसने अपने होंठ काटे, जल्दी से गूफेल की नज़र से मिलने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। जगह चीख पुकार से भयभीत किंगलिन, गूफी और जियो यी जियान के पीछे छिप गया। वह ऊपर देखने से भी डर गया। नतीजतन उन्होंने पूरा दिन अपने सराय के कमरे में बिताया और तलाश करने की कोई इच्छा नहीं थी। अगली सुबह गूफी, जियो यी जियान और किंगलिन ने शेर राजा पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। सीधे जियानान अकादमी की ओर बढ़ रहे थे। गूफी के आदेश के तहत शेर राजा पूरी गति से उड़ रहा था और दिन के अंत तक अकादमी के 100 मील के भीतर पहुंच गया। हालांकि बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में उड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गूफी, जियो यी जियान और किंगलिन के साथ शेर राजा को आगे बढ़ने दिया। दूरी पर दो राजसी पहाड़ों के बीच बसा पीस टाउन आवाज लगाता हुआ आया। दहाड़ दहाड़ शेर राजा तेजी से आगे बढ़ा। उसका विशाल रूप भूमि पर छाया डाल रहा था, जिससे पीस टाउन में हलचल मच गई। अकादमी के प्रवर्तकों ने तुरंत शेर राजा को देख लिया।
ब्लैक कॉनक क्षेत्र और जियानान अकादमी के बीच बहुत पहले हुई एक घातक लड़ाई के बाद, जिसमें 2 डू राजाओं और एक डू सम्राट के शव पीसटाउन के प्रवेश द्वार पर डेथ स्पिरिट ट्री पर लटके हुए थे, अकादमी के आसपास का क्षेत्र शांति का एक आश्रय बन गया था, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। कोई भी शक्तिशाली ब्लैक कॉरोप्लानो हत्या के इरादे से घुसपैठ नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कभी कभार होने वाली गड़बड़ियों को भी तुरंत शांत कर दिया जाता था और अपराधियों को पेड़ पर लटका दिया जाता था। पिछले कुछ वर्षों में डेथ स्पिरिट ट्री की प्रतिष्ठा पूरे ब्लैक कॉनक क्षेत्र में फैल गई थी। इस प्रकार अकादमी ने वर्षों में इस तरह के दुस्साहसिक घुसपैठ का सामना नहीं किया था। क्या विशाल जानवर है! जमीन पर प्रवर्तक असमंजस में थे और यहाँ तक कि उनके कप्तान ने भी घबराहट के संकेत दिखाए। स्थिति गंभीर है, जल्दी से उप प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट करें। गश्ती अधिकारियों ने चिल्लाया। गश्ती पर तैनात प्रवर्तकों के पास शेर राजा को रोकने का कोई तरीका नहीं था। जल्द ही गुफे के सामने एक बड़ा शहर था, जिससे वह धीरे से बोला, रुको। शेर राजा अचानक रुक गया। उसी समय 7 या 8 आकृतियां तेजी से शहर से निकलीं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गुफे ने उनकी ताकत को महसूस किया, ये देखते हुए कि उनमें से सबसे कमजोर भी केवल 6 सितारा डू किंग था। ये कोई और नहीं बल्कि आउटर अकेडमी के हेडमास्टर हुगन और आउटर अकेडमी के कई अन्य बुजुर्ग थे। आप कौन हैं और आप जानान अकेडमी के नो फ्लाई नियम की अवहेलना क्यों करते हैं? जो बोला वह हुगन था, जो एक शीर्ष डू सम्राट था। हालांकि गुफेई की 6ठी श्रेणी के जादुई जानवर पर सवारी और नियमों के प्रति उसकी अवहेलना एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का संकेत देती थी, हुगन ने अपने विशाल अनुभव और ताकत के साथ अपने सदमे को दबा दिया और गंभीरता से पूछा। हुगन के पीछे आउटर अकेडमी के बुजुर्ग और प्रवर्तक तैयार खड़े थे, कुछ आशंका के साथ गुफेल को देख रहे थे। शेर राजा के सिर के ऊपर खड़े होकर गूफी ने हुगान की ओर देखा और शांति से बोला, मेरा नाम गूफी है। मैंने सुना है कि अकादमी में स्वर्गीय ज्वाला है, इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। गूफी ने अपना उद्देश्य नहीं छिपाया, सीधे सीधे बोला। डू पूर्वज के शिखर पर अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक वेनेरेट को तोड़ने की कगार पर उसके सामने कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। इस प्रकार अकादमी में घुसपैठ करने के लिए किसी भी चाल या दिखावे की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 66। क्या मैंने सही सुना? एल्डर ने इस बच्चे को वरिष्ठ कहा। हुकियान को नाखुशी महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य -30। तो तुम स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हो? हुगान ने भौहें से कुढ़ी, स्पष्ट रूप से नाखुश। ये दुस्साहसी युवक जो कहीं से भी प्रकट हुआ, न केवल अकादमी के नो फ्लाई नियम की अनदेखी की, बल्कि एक उड़ते हुए जादुई जानवर पर सवार होकर सीधे परिसर में घुस गया। सबसे ऊपर उसके पहले शब्द जियानान अकादमी की सबसे बेशकीमती संपत्ति को लेने के बारे में थे। इससे कोई भी नाराज हो सकता है। हालांकि अगले ही पल उसकी कसी हुई भौहें आराम करने के लिए मजबूर हो गईं, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। गूफी के बोलने के तुरंत बाद उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और एक क्षणभंगुर चंचल मुस्कान उसके होठों के कोनों पर खींच गई, क्योंकि उसने सीधे अपने डू पूर्वज साधना स्तर को प्रकट किया। हुगन को झटका लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। एक भयंकर जानवर का सामना करने जैसा दमनकारी आभा इतना शक्तिशाली था कि हुगन का शरीर भी अकड़ गया, उसकी अभिव्यक्ति जम गई और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह अनुभूति उसके पीछे खड़े लोगों के लिए और भी तीव्र थी, जिनका साधना स्तर बहुत कम था। इस पूर्ण अप्रतिरोध्य दबाव ने हुगन को जियानान अकादमी के 2 अत्यंत रहस्यमयी संरक्षकों की याद दिला दी। इस व्यक्ति की आभा उन 2 वरिष्ठों से भी अधिक भयानक लगती है। हुगन की याद में 2 संरक्षक, एक काले और दूसरा सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हमेशा अपने चेहरे लंबे हुड के नीचे छिपाए रखते थे, केवल उनकी ठुड्डी और कसकर दबाए हुए होंठ दिखाई देते थे। उनकी अथाह उपस्थिति कुछ ऐसी थी जिसे हुकियान ने कभी परखने की हिम्मत नहीं की थी। उसे केवल इतना याद था कि कैसे हर बार जब पुस्तकालय मंडप खोला जाता था तो उन 2 संरक्षकों की संक्षिप्त उपस्थिति उस पर एक अमिट छाप छोड़ती थी। हालांकि उसके सामने रहस्यमय युवक अब एक ऐसी आभा बिखेर रहा था जो दोनों संरक्षकों से भी अधिक शक्तिशाली और दमनकारी थी। इस क्षमता का एक मजबूत व्यक्ति कम से कम डू पूर्वज के शिखर पर था, संभवतः डू वेनेरिक क्षेत्र में भी कदम रख चुका था। उसकी निगाहें अधिक गंभीर हो गईं और उसका स्वर सम्मानजनक हो गया। हुगान ने श्रद्धा महसूस की। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। ऐसे दुर्जय व्यक्ति का सामना करते हुए उसने उसे नज़रअंदाज करने या गूफी की पृष्ठभूमि में झांकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने बड़े सम्मान के साथ पूछा, वरिष्ठ, क्या आप यहाँ सिर्फ स्वर्गीय ज्वाला को देखने आए हैं? साधकों के बीच शक्तिशाली लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है। भले ही हुगान अपने जीवन के चरम पर था और गूफे सिर्फ एक युवा की तरह दिख रहा था, लेकिन उसने जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। बस देखा कि वह एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी है, लोल। इस तरह के सम्मानजनक लहजे का उपयोग करते हुए और यहाँ तक कि गूफेई को वरिष्ठ कहकर संबोधित करते हुए जियाओ यीजियान और किंगलैंड सहित मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ भी गलत नहीं लगा। एक पल के चिंतन के बाद गूफेई ने सीधे बात की,
अगर स्वर्गीय ज्वाला मुझे संतुष्ट करती है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बेशक, मैं अकादमी को नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा मुआवजा दूंगा जो स्वर्गीय ज्वाला से कम मूल्यवान नहीं होगा। अगर हुगान ने गुफेल की दुर्जय शक्ति को महसूस नहीं किया होता तो वह ये सुनकर क्रोधित हो जाता। शब्द आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला अकादमी की जीवन रेखा थी। हालांकि गूफी की आभा को महसूस करने से ही उसे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे मजबूत व्यक्ति का विरोध करना एक मूर्खतापूर्ण प्रयास होगा, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः एक दयनीय परिणाम होगा। फिर भी बाहरी अकादमी के प्रधानाध्यापक के रूप में हुगान जियानान अकादमी के लिए स्वर्गीय ज्वाला के महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत थे। हुगन को झिझक महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। इसलिए उसने लगभग अपने दांत पीस लिए क्योंकि वह लंबे समय तक झिझकता रहा और आखिरकार गूफी से बात करने की हिम्मत जुटाई। वरिष्ठ, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि हम इस पर आगे चर्चा करें? इस बीच शायद आप जियानान शहर में आराम कर सकते हैं। स्वर्गीय ज्वाला अकादमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि आवश्यक हो तो अकादमी अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत व्यक्ति, यहां तक कि डू पूर्वज के शिखर पर भी, को अपमानित करने में संकोच नहीं करेगी। तिल आपको 2 दिन देता है। 2 दिनों में मुझे संतोषजनक उत्तर मिलने की उम्मीद है। गूफी जल्दी में नहीं था और उसने शांति से उत्तर दिया। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला सुरक्षित रूप से बंद थी और बच नहीं सकती थी, इसलिए उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गूफी के निर्देशों का पालन करते हुए शेर राजा अकेले ही शांति नगर के बाहर एक उपयुक्त स्थान पर आराम करने के लिए उड़ गया। इस बीच गूफी स्पष्ट रूप से उत्सुक जियाओ जियान और किंग लिन के साथ फेयानान शहर में प्रवेश किया। प्रस्थान करने से पहले हुकियान ने सम्मानपूर्वक पूछा, वरिष्ठ, क्या आप चाहते हैं कि अकादमी से कोई बुजुर्ग आपके साथ चले? गूफी ने हल्के से अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। भाई गूफी, ये जियानान शहर वास्तव में महाद्वीप पर सबसे पुरानी अकादमी के जन्मस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। सिर्फ इसका नाम ही यहाँ अनगिनत लोगों को आकर्षित करता है। पत्थर से पक्की चौड़ी सड़क पर चलते हुए जियाओ जियान ने भीड़ भाड़ और उनके चेहरों से झलकती खुशी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। जीवंत माहौल ने उसे प्रभावित किया, क्योंकि लियामा साम्राज्य की शाही राजधानी भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, उत्सुकता से उस पर नजर डाली। आसपास का माहौल, शहर की जीवंतता, जो शाही राजधानी से भी बढ़कर थी, ने जियाओ जियान को विस्मय में डाल दिया। सड़क के किनारे विक्रेता हर जगह थे, जो उत्साह से ग्राहकों को बुला रहे थे। इस शहर में व्यापारी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के अन्य हिस्सों के विपरीत लूटे जाने के डर के बिना अपना व्यवसाय कर सकते थे, जिससे यह एक बहुत ही सुरक्षित स्थान बन गया। हालांकि जब वे शहर के केंद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सड़क पर विक्रेता दूसरी सड़कों पर विक्रेताओं से अलग थे। शायद जियानान अकादमी के निकट होने के कारण इस सड़क पर अधिकांश स्टॉल पर डू तकनीक, खेती के तरीके और गोलियां जैसी वस्तुएं प्रदर्शित थीं। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी अंदर से कैसी दिखती है। जियाओ जियान सड़क के बीच में खड़ी थी, उसकी नज़र अकादमी के प्राचीन द्वार पर टिकी थी, जिज्ञासा से भरी हुई। जियाओ जियान की आंखों में लालसा देखकर गुफेई ने हंसी और फिर उसे और किंग लिन को प्रवेश द्वार की ओर ले गई। अकादमी के बाहरी द्वार पर पहरेदार तैनात थे। जब उन्होंने गुफेल और अन्य लोगों के अपरिचित चेहरे देखे तो वे उन्हें रोकने वाले थे। रुको! अचानक पीछे से एक आवाज़ आई। पहरेदार ने मुड़कर देखा कि यह बाहरी अकादमी का एक बुजुर्ग था। फिर गार्ड ने आश्चर्य से देखा कि बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से गुफेई को आंतरिक अकादमी के अंदर ले गया। वरिष्ठ, कृपया इस ओर आइए। बाहरी अकादमी का गार्ड आश्चर्यचकित हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1। क्या मैंने सही सुना? क्या एल्डम्यू ने अभी उस बच्चे को वरिष्ठ कहा है? इस दृश्य ने गेट पर खड़े गार्ड को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाहरी अकादमी का एक बुजुर्ग किसी को संबोधित करेगा युवा व्यक्ति वरिष्ठ के रूप में। गूफी ने इत्मीनान से बाहरी अकादमी के बुजुर्ग का पीछा किया, पूरी तरह से गार्ड के हैरान भाव को अनदेखा करते हुए। जियो जियान ने गार्ड के स्तब्ध चेहरे को देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हालांकि किंग लिन को स्थिति समझ में नहीं आई और उसने जियो जियान को उलझन में देखा और फिर आज्ञाकारी रूप से गुफेल का पीछा किया। उसकी बड़ी हरी सांप जैसी आंखें उत्सुकता से उसके आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। जैसे ही वे बाहरी अकादमी में दाखिल हुए, गूफी ने बुजुर्ग से कहा, हमें आगे मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बस अपने आप ही खोज करेंगे। बाहरी अकादमी के एक बुजुर्ग के साथ होने से वे जहां भी जाते वहां सबका ध्यान आकर्षित होता। जबकि गूफी को दूसरों की घूरने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अकादमी के उनके दौरे में बाधा डालता। अध्याय 67। क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, सीनियर। बड़े म्यू ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर चले गए। बड़े म्यू के चले जाने के बाद जियाओ जियान को अधिक सहजता महसूस हुई और वह उत्साह से बोली, भाई गूफी, तो अकादमी ऐसी दिखती है। ये वाकई बहुत अच्छी लगती है।
उसकी नज़र कई छात्रों पर पड़ी जो गंभीरता से चर्चा में लगे हुए थे। उनके शरीर पर 2 क्यूई की लहरें थीं जो काफ़ी केंद्रित दिख रही थीं। ईर्ष्या से भरी किंगलिन ने अपनी सरल इच्छा को जोर से व्यक्त किया। भाई गूफी, मैं भविष्य में भी जियानान अकादमी में जाना चाहती हूँ। अकादमी के अंदर का माहौल हालांकि अभी भी प्रतिस्पर्धी था, लेकिन अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध था। इस तरह का माहौल कुछ ऐसा था जिसे जियाओ यीजियान और किंगलिन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, जिससे उन्हें तड़प की तीव्र भावना महसूस हुई। वे तीनों बाहरी प्रांगण में आराम से टहलते रहे। कुछ ही देर में गुफेल ने देखा कि 7 या 8 पुरुष छात्र आगे इकट्ठे होकर जोर जोर से किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही गुफेई और उनका समूह पास आया, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत का विषय सुन लिया। हालांकि चर्चा की विषय वस्तु ने जियाओ यीजियान को अनजाने में अपनी भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। देखो, वह जियाओ यू है। ये पैर वाकई कमाल के हैं। गुफेई और जियाओ यीजियान ने आवाज़ का अनुसरण किया और एक सुंदर महिला को अकादमी की पोशाक पहने हुए गलियारे से नीचे चलते हुए देखा। महिला ने अपनी कमर पर तलवार बांधी हुई थी और उसका कद लंबा और सुंदर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसकी चिकनी लंबी टांगों पर गया। यहाँ तक कि मोहक या फेई भी इन टांगों की बराबरी नहीं कर सकती थी। उन पर गर्म धूप की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वे सफ़ेद जैद या बर्फ की तरह चमक रही थीं, लगभग अंधा कर देने वाली सफ़ेद। वे लंबे पैर सौम्यता से चलते हुए बेहतरीन जैद की तरह मुलायम नाजुक बनावट वाले थे। ये पैर वाकई कमाल के हैं। ऐसे असाधारण पैरों को देखकर आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले गुफेल भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी नज़र कुछ पल और टिकी रही। क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? जब वे एक खूबसूरत महिला को देखते हैं तो हिल नहीं पाते? महिला जियो यीजियान पुरुष छात्रों की निगाहों और भद्दी टिप्पणियों को देखकर जल्दी से समझ गई कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे और घृणा से अपने होठों को सिकुड़ते हुए धीरे से फुसफुसाया। इस समय उसने अभी तक गुफेल के संक्षिप्त विराम को नहीं देखा था। जैसे ही लंबी महिला पास आए, एक और आकृति तेजी से आगे बढ़ी। लाल कपड़ों में एक युवा महिला। उसका चेहरा हालांकि असाधारण रूप से सुंदर नहीं था, एक चमकदार मुस्कान के साथ चमक रहा था और उसके भूरे बाल एक आकस्मिक पोनीटेल में बंधे थे। उसका फिगर लगभग कामुक था। उसकी पतली कमर और गोल उभरे हुए कूल्हे पूरी तरह से आनुपातिक थे, जो उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। हालांकि उसका रूप पहली महिला से थोड़ा कम था, लेकिन उसका उग्र और बेहद कामुक फिगर किसी भी आदमी को ललचाने के लिए पर्याप्त था। जब वह पहुंची तो आसपास के कई पुरुष उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वाह, जूनी जियाओ यूर से भी अधिक आकर्षक लगती है। तुमने सही कहा, वह कमर, वह फिगर, यह एकदम सही है। पुरुष छात्रों की टिप्पणियों को सुनकर जियाओ यीजियान थोड़ी बोलती हुई सी थी और उसने अपनी नाक सिकोड़कर असहमति जताई। उफ, ये लोग वाकई कुछ खास हैं। उसने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि जब पुरुष छात्र अकादमी में इकट्ठे होते हैं तो वे वास्तव में किसी भी विषय पर बात करते हैं। गूफी ने भौहें उठाईं, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अपने पिछले जीवन में जब वह पृथ्वी पर एक छात्र था तो उसके पुरुष सहपाठियों की भी यही आदत थी, सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होना, बिना किसी रोक टोक के अपने विचार साझा करना। आह भाई गूफेल, तुम वहां देख रहे हो उपकरण। जियाओ यीजियान नाखुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। अचानक जियाओ यीजियान ने देखा कि गूफी भी उसी दिशा में देख रहा था। तुरंत वह गुस्से में चली गई, उसकी आस्तीन पकड़ी और उसे खींचकर दूर ले गई। किंगलिन, जो अभी भी यह समझने के लिए बहुत छोटा था कि क्या हो रहा था, हैरान होकर उनके पीछे चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि जियाओ यीजियान ने अचानक गूफी को क्यों खींच लिया। क्या वे तीनों भी अकादमी के छात्र हैं? मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? मैंने भी उन्हें नहीं देखा। वे शायद छात्र नहीं हैं। वे अंदर कैसे आए? इस समय पुरुष छात्रों के समूह ने आखिरकार गूफी और उसके साथियों को देखा जब वे जा रहे थे। तीनों में से किसी ने भी अकादमी की वर्दी नहीं पहनी थी। पुरुष छात्र को संदेह हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। उनकी निगाहें गूफी और उसके बगल में बैठी 2 लड़कियों पर पड़ीं जो संदेह से भरी हुई थीं। खासकर जब उन्होंने जियाओ यीजियान और किंगलिन को देखा तो पुरुष छात्रों में से एक में ईर्ष्या भड़क उठी। वह जोर से चिल्लाया, तुम तीनों कौन हो? तुम अकादमी में कैसे आए? पुरुष छात्र को ईर्ष्या हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। गूफी शांत और अविचलित रहा। वह जानता था कि अपनी आभा को छिपाने से कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उनसे निपटने की क्या जरूरत थी? चलो कहीं और चलते हैं। गूफी ने सीधे छात्र को अनदेखा कर दिया और चुपचाप जियाओ यीजियान और किंगलिन को सुझाव दिया। रुको, तुम। पुरुष छात्र नाखुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। छात्र अनदेखा और शर्मिंदा महसूस करते हुए अपनी आवाज और भी ऊंची कर दी। कष्टप्रद, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अचानक एक बहुत बड़ी ताकत ने मारा, जिससे वह उड़ गया और जमीन पर गिर गया।
जैसे ही धूल जमी, छात्र खांसने लगा और दर्द से कराहने लगा, अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। बाहरी अकादमी का छात्र हैरान महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। अन्य लोग स्तब्ध थे, ये देखने में असमर्थ थे कि गूफी ने क्या किया था, और वहीं जम गए। कुछ ही दूरी पर जियाओ यू और जूनी दोनों ने अपना ध्यान गूफी की ओर लगाया, उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। जियाओ यू उत्सुक महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। जूनी उत्सुक महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। गूफी और उसका समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और किसी ने उन्हें फिर से रोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही समय बाद एक छात्र जिसने एल्डम्यू को अकादमी के चारों ओर गूफी का सम्मानपूर्वक मार्गदर्शन करते हुए देखा था, हिचकिचाते हुए बोला, अभी अभी मैंने देखा कि एक बुजुर्ग उन्हें बाहरी अकादमी में सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर रहा था, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को वरिष्ठ भी कह रहा था। सभी लोग सदमे में थे, उनके दिमाग खाली थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया हो? उस शाम गू फेल, जियाओ यीजियान और किंगलान ने जियानान अकादमी में न रहने का फैसला किया। इसके बजाय वे शहर की एक व्यस्त सराय में रुके। सराय में चहल पहल थी और जियाओ यीजियान और किंगलिन ने नए कपड़े पहनकर पूरी शाम चहल पहल भरी सड़कों पर खुशी खुशी बिताई। जब तक चांद आसमान में नहीं चढ़ गया, तब तक वे अनिच्छा से गूफी के पीछे सराय में वापस नहीं आए। इस बीच रात के अंधेरे में दूर के पहाड़ों से 3 आकृतियां जियानान शहर की ओर उड़ीं। उनका नेतृत्व करने वाले के पास डुक्यूई पंख नहीं थे और वह हवा में चल रहा था, स्पष्ट रूप से एक डू पूर्वज। ये व्यक्ति सुकियान था, जो लियानान अकादमी का पहला बुजुर्ग था और अकादमी का एकमात्र खुले तौर पर मान्यता प्राप्त डू पूर्वज विशेषज्ञ था। अध्याय 68। भले ही मंग तियानची यहाँ था, तो क्या हुआ? जब से सुकियान को बाहरी अकादमी से हुगन का संदेश मिला था, तब से उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर बनी हुई थी। उसने गू फेल की पहचान के बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन अपने ज्ञान के साथ वह गू कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली गू फेल को कैसे पहचान सकता था? इस समय वह इन अकादमी से प्रस्थान करने के बाद बिना रुके कई बुजुर्गों के साथ जियानान शहर की ओर भाग रहा था। अगर उस व्यक्ति ने बल का प्रयोग नहीं किया, तो यह संभवतः पुराने प्रधानाध्यापक के लिए विचार से बाहर है, जिसका अर्थ है कि बातचीत के लिए अभी भी जगह है। सुकियान ने मन ही मन गणना की, क्योंकि अगर स्वर्गीय ज्वाला का दावा करने वाला व्यक्ति वास्तव में हुगान के संदेश के अनुसार शक्तिशाली था, भले ही वे जल्दी से वहां पहुंचे, वे केवल तर्क के आधार पर बहस कर सकते थे। प्रतिरोध का कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार वे कम से कम डू पूर्वज स्तर के शिखर पर किसी व्यक्ति से निपट रहे थे। सुकियान अब केवल 2 सितारा डू पूर्वज था, वह संभवतः कैसे मुकाबला कर सकता था? अगली सुबह गूफी, जियोई जियान और किंगलिन के साथ एक बार फिर से प्रवेश करने के इरादे से लियानान अकादमी के बाहरी अकादमी के प्रवेश द्वार पर चला गया। इस समय जियानान अकादमी के बुजुर्गों के वस्त्र पहने हुए लोगों का एक समूह विपरीत दिशा से आया। प्रमुख मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ एक गंभीर चेहरा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का एक संकेत छिपा हुआ था। आंखें। सुकियान में झिझक की भावनाएं विकसित हो गई हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। उसने हल्के से अपनी भौं से कुड़ी, फिर जल्दी से उसे ढीला किया, अपने कदमों को कुछ पल के लिए रोक दिया। कारण सरल था, गूफी बहुत युवा दिख रहा था, हुगन के संदेश में वर्णित दुर्जय व्यक्ति से बिल्कुल अलग, जो संभवतः डू वेनेरेट स्तर पर था। सिस्टम के संकेत को सुनकर गूफेल ने धीरे से अपनी नजर उठाई, सीधे सुकियान की आंखों से मिला। उन गहरी शांत काली आंखों को देखकर सुकियान का दिल अचानक धड़क उठा। उसकी गहरी इंद्रियों ने उसे बताया कि उसके सामने दिखने वाला साधारण युवक बेहद खतरनाक था। उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, महान बुजुर्ग, ये वही वरिष्ठ है जिसका मैंने उल्लेख किया था। हुगन के शब्दों को सुनकर सुकियान ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी नजर वापस खींच ली। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। फिर वह जल्दी से गूफेल की ओर चला गया और उसका अभिवादन करते हुए सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। गूफी ने एक भान उठाए। इन अकेडमी के इस महान बुजुर्ग का व्यवहार बहुत अच्छा था। उन्हें हुगन के संदेश पर संदेह नहीं था, क्योंकि उनकी उम्र कम थी। सावधानी से गूफी की ओर देखते हुए सुकियान ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला के लिए आए हैं? गूफी ने लापरवाही से उसकी ओर देखा, उसकी उंगलियां थोड़ी हिल रही थीं, फिर उसने प्रभुत्व के भाव से सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं, मानो वह पहले से ही उसकी हो। वास्तव में वरिष्ठ, आपको पता होना चाहिए कि वह ज्वाला हमारी इन अकेडमी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सुकियान ने भौहें से कोढ़ी, एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर चतुराई से बोला, गिरती हुई हृदय ज्वाला को छोड़ सकती थी, जो डुक्यूई को परिष्कृत करने में सहायता करती थी, जो अनिवार्य रूप से साधना के लिए एक धोखा था। इसे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर के नीचे दबा दिया गया था, जो लगातार जियानान अकेडमी को सहायता प्रदान करता था, जो इन अकेडमी की नींव के रूप में कार्य करता था।
इन अकेडमी के महान बुजुर्ग के रूप में सुकियान स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक जागरूक थे कि फॉल हॉट फ्लेम के बिना इन अकेडमी प्रतिभाओं का पोषण नहीं कर पाएगी जैसा कि वह वर्तमान में कर रही है और धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर इन अकेडमी कमज़ोर हो जाती और बाहरी दुनिया को इस बारे में पता चल जाता तो यह अनिश्चित था कि जियानान अकेडमी ब्लैक कॉनक क्षेत्र में रह सकती है या नहीं। इस वजह से सुकियान समझौता करने को तैयार नहीं थी। मैं आपकी अकेडमी के लिए फॉलन हॉट फ्लेम के महत्व से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, स्वर्गीय ज्वाला लेने के बाद मैं मुआवजा प्रदान करूंगा ताकि आपकी इन अकेडमी को कोई नुकसान न हो। गूफी ने फिर से सिर हिलाया, खुलकर बोलते हुए। वह जो मुआवजा दे सकता था वह निश्चित रूप से फॉलन हॉट फ्लेम से कम नहीं होगा। वरिष्ठ, हालांकि फॉलन हॉट फ्लेम साधना को गति दे सकता है, यह आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है और स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करना खतरे से भरा है। सुकियान का लहजा विनम्र बना रहा, फिर भी वह गिरे हुए हृदय की लौ को अकादमी के भीतर रखने की कोशिश कर रही थी। वास्तव में गूफी के लिए, जो डू पूर्वज के शिखर पर था और डू वेनेरेट में प्रवेश करने की कगार पर था, गिरे हुए हृदय की लौ द्वारा प्रदान की गई साधना गति में वृद्धि बहुत कम लाभकारी होगी, अधिक से अधिक एक मामूली बढ़ावा। हालांकि स्वर्गीय लौ को परिष्कृत करने का खतरा, जिसका उल्लेख सुकियान ने किया था, गूफी के लिए कुछ भी नहीं था। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र गिरे हुए हृदय की लौ को संभालना मेरी क्षमता के भीतर है। गूफिल ने अपनी बाहें उठाईं, आत्मविश्वास से अपनी स्थिति बताते हुए झुकने से इनकार कर दिया। सुकियान ने कठिनाई की भावनाएं विकसित की हैं, भावनात्मक मूल्य जोड़ 2 शून्य। सुकियान ने आह भरी, फिर आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। वरिष्ठ, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, इसलिए हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हालांकि वह स्वर्गीय ज्वाला हमारे पुराने प्रधानाध्यापक द्वारा छोड़ी गई थी, हमारे पास इसे संभालने का अधिकार नहीं है। उसने अपने शब्दों को विराम दिया। सुकियान को पता था कि उनके पुराने हेडमास्टर मंग तियानची एक पूर्ण डू वेनेरेट विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने फॉलन हॉट फ्लेम को छोड़ दिया और फिर चले गए, शायद ही कभी लीनान अकादमी के मामलों का प्रबंधन किया, दुनिया की यात्रा करना पसंद किया, फिर भी उनका नाम पूरे ब्लैक कॉनक क्षेत्र पर हावी था। यदि स्वर्गीय लॉ खो गई है तो हम पुराने हेडमास्टर को यह नहीं समझा पाएंगे। सुकियान ने पुराने हेडमास्टर को गूफी को कुछ हिचकिचाहट पैदा करने की कोशिश करते हुए आगे कहा। लेकिन गूफी कैसे डर सकता था? अपनी स्थिति के साथ करने की हिम्मत करेंगे। आखिरकार फॉलन हॉट फ्लेम स्वर्गीय लपटों की सूची में उच्च स्थान पर नहीं है और अर्धसंत और उससे ऊपर के स्तर पर ऐसी स्वर्गीय लॉ बहुत कम उपयोगी होगी। मैं यहाँ बकवास कह रहा हूँ, कोई भी स्वर्गीय ज्वाला उपयुक्त है। वरिष्ठ मंग तियानची ने एक विशिष्ट विद्यालय बनाने के लिए इन अकादमी में स्वर्गीय ज्वाला को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इन अकादमी को पीड़ित नहीं होने दूंगा, मेरा मतलब है। गोफेई ने सीधे पुराने प्रधानाध्यापक का नाम लिया, उसकी आवाज में डर का कोई संकेत नहीं था। मार्गदर्शन करो। सुकियान ने अपना मुंह खोला और कुछ और कहना चाहा, लेकिन गोफेई के अगले शब्दों ने उसे बाधित कर दिया। उसने भौहें सिकुड़ी लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। गूफेल की उंगलियां फड़की और उसका डुक्यूई उछला। तुरंत एक परिचित विशाल आकृति बहुत दूर से उड़कर आई। इसकी विशाल छाया ने जियानान शहर में कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। गाफेई ने एक आदेश दिया और विशाल नीलम पंख वाला शेर राजा सीधे जियानान शहर के ऊपर से उड़ गया। गू फेई ने जियाओई जियान की पतली कमर को पकड़ा, किंगलिन को साथ लिया और इन अकेडमी के बुजुर्गों और सुकियान के सामने हवा में कदम रखा। उसका आकार बदल गया, सीधे शून्य में कदम रखते हुए और बिना किसी सहायता के शेर की पीठ पर उतर गया। शुरू में सुकियान के पीछे बैठे बुजुर्ग अभी भी गहन चर्चा कर रहे थे। कई लोगों को संदेह था कि क्या गुफेल वास्तव में उतना ही भयानक रूप से शक्तिशाली है जितना हुगान ने वर्णन किया था, संभवतः सुकियान से भी कहीं आगे। लेकिन गुफेल की हवा में चलने की क्षमता ने सभी बुजुर्गों को चुप करा दिया, जिससे उसकी ताकत के बारे में कोई भी संदेह खत्म हो गया। जमीन पर सुकियान और हुगान ने एक दूसरे को देखा, दोनों असहाय होकर आहें भर रहे थे। गूफेर के बलशाली व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, गूफी गिरे हुए दिल की लौ को लेने के लिए दृढ़ था। चूंकि गूफी अभी भी उन्हें सूचित करने के लिए पर्याप्त विनम्र था, इसलिए वे उसे मना करके ऐसे शीर्ष डू पूर्वज विशेषज्ञ को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद सुकियान, हुगान और अन्य लोगों के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर वे गूफी से आगे बढ़ने लगे। नीलम पंख वाले शेर राजा ने बड़े समूह के पीछे पीछे शहर से बाहर उड़ते हुए चलना शुरू कर दिया। अध्याय 69 जियाओ यी जियान का संकल्प। जोड़ अपडेट किया गया शेड्यूल। गूफी ने फॉलन हॉट फ्लेम को सीधे लेने के बजाय जियानान सिटी में समय बिताने का कारण, जैसा कि उसने सी हॉट फ्लेम के साथ किया था, ये था कि वह इन अकेडमी के सटीक स्थान के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था,
इसके अतिरिक्त जियानान सिटी में कुछ अनूठी विशेषताएं थीं जो स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए जियाओई जियान और किंगलिन के साथ अन्वेषण करने के लिए सार्थक थीं। बेशक अगर वह वास्तव में इन अकेडमी को खोजना चाहता था तो वह ऐसा कर सकता था, लेकिन ये समय की बर्बादी होती। इन अकेडमी से किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसका मार्गदर्शन करना अधिक सुविधाजनक था। इन अकेडमी जियानान सिटी के पीछे विशाल पहाड़ों में स्थित थी, एक ऐसी जगह जो आम लोगों के लिए अज्ञात थी। घने जंगल में कई जादुई जानवर भरे हुए थे। आसमान में ऊंचे से भी वे नीचे कई अजीब और विचित्र जीवों को देख सकते थे। अगर कोई आम व्यक्ति अंदर जाने की हिम्मत करता तो उसे इन अकेडमी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता। हालांकि एमेथिस्ट विंग लायन किंग की भयावह उपस्थिति के तहत कुछ जानवरों ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की। लगभग आधे घंटे तक उड़ान भरने के बाद सुकियान और हुगान रुक गए। सुकियान ने गूफी की ओर देखा। कुछ महसूस करते हुए गूफी ने शेर राजा को अचानक रुकने का आदेश दिया। क्या हम वहां पहुंच गए हैं? जियाओई जियान और किंगलिन ने आगे देखा, अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। हालांकि उन्होंने केवल हरियाली का एक अंतहीन विस्तार और नीचे एक गहरी अथाह खाई देखी। इन अकेडमी का कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों उलझन में गूफी की ओर मुड़े। जियाओई जियान हैरान महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। किंगलिन हैरान महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 70। आगे एक स्थानिक सील है, गूफी ने मुस्कुराते हुए समझाया। गूफी के बोलने के कुछ ही समय बाद सुकियान थोड़ा नीचे उतरा और हवा में 1 दर्जन कदम आगे बढ़ा। फिर उसने रुककर अपना हाथ हिलाया और एक ऊर्जा किरण निकली जो उसके सामने खाली जगह लग रही थी। तुरंत एक अजीब नज़ारा सामने आया, जैसे पानी की सतह पर लहरें फैल रही हों। ये लहरें जल्दी से एक हो गईं और एक बड़ा 26 मीटर लंबा चांदी का दरवाजा पतली हवा से प्रकट हुआ। दरवाजा अचानक दिखाई देने, क्या वह स्थानिक सील है? किंगलिन ने उत्साह। सील वास्तव में रहस्यमय थी और किंगलान अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए, बेहतर तरीके से देखने के लिए करीब चली गई। एक खाली जगह में अचानक एक दरवाज़ा दिखाई देना कुछ ऐसा था जिसे जियाओई जियान ने भी उल्लेखनीय पाया। स्पष्ट रूप से उनमें से किसी ने भी ऐसी सामान्य जगह में इस तरह के रहस्य को छिपाए जाने की उम्मीद नहीं की थी। अपने हाथ की एक हल्की लहर के साथ सुकियान ने चांदी का दरवाज़ा खोला जो चरमराते हुए बाहर के दृश्य को प्रकट करता था। दरवाजे के पीछे का क्षेत्र उसके सामने वाले क्षेत्र की तरह ही घना जंगल लग रहा था, लगभग अप्रभेद्य। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। आपने अपनी आंखों से जो देखा वह हमेशा वास्तविक नहीं हो सकता है। गूफेल ने शुरू से ही इस जगह की खासियत को नोटिस किया था। जियाओई जियान का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। किंगलिन की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। दोनों महिलाएं जो उन्होंने देखा था उससे प्रेरित होकर अपनी खुद की ताकत को बेहतर बनाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित थीं। जियाओई जियान, जो विशेष रूप से साधना में कुशल नहीं थी, अब खुद को अधिक शक्ति के लिए तरसती हुई महसूस कर रही थी। वह मजबूत बनना चाहती थी ताकि वह गूफी को रोक न सके। स्थानिक द्वार के खुलने के बाद सुकियान ने आवाज लगाई, वरिष्ठ, कृपया मेरे पीछे आओ। आंतरिक अकादमी के सदस्य तेजी से उड़ते हुए दरवाजे से अंदर घुस गए। गूफेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के शेर राजा को स्थानिक द्वार से सुकियान का पीछा करने का आदेश दिया। भले ही सुकियान के पास कोई चाल हो, लेकिन गूफेई को इसकी चिंता नहीं थी। जब तक अकादमी के पुराने प्रधानाध्यापक मंग तियानची ने खुद कोई कदम नहीं उठाया, तब तक जियानान अकादमी में कोई भी ऐसा नहीं था जो गूफेई को रोक सके। वे कुछ समय तक उड़ते रहे। एक ऊंची पहाड़ी को पार करने के बाद उनके नीचे एक विशाल डूबा हुआ बेसिन दिखाई दिया। बेसिन के आकार को देखकर जियाओई जियान एक बार फिर विस्मय से भर गया। बेसिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह भूगर्भीय गतिविधि से प्राकृतिक रूप से बना है। इसके बजाय यह एक उल्कापिंड के धरती पर गिरने से बने एक विशाल गड्ढे जैसा लग रहा था। दूर से बेसिन ऊंची इमारतों से भरा हुआ था। ऊपर से नीचे देखने पर कोई भी पिस्सू की तरह संरचनाओं के चारों ओर छोटी छोटी आकृतियां उड़ती हुई नहीं देख सकता था। जैसे जैसे वह आगे देखती रही, जियाओई जियान ने देखा कि बेसिन असाधारण रूप से बड़ा था। उसकी दृष्टि अपनी सीमा तक पहुंच गई, लेकिन वह केवल ऊंची इमारतें और हरी भरी हरियाली ही देख पा रही थी। ये कल्पना करना लगभग असंभव था कि जियानान अकादमी के पीछे पहाड़ों में इतना छिपा हुआ आश्चर्य मौजूद था। मैं गिरे हुए हृदय की लौ की आभा को महसूस कर सकता हूँ। इस बिंदु पर पहुंचने पर गूफी गिरे हुए हृदय की लौ की आभा को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। उसने अपनी ठुड्डी उठाई, शेर राजा को इन अकादमी के उत्तरी भाग की ओर उड़ने का संकेत दिया। इससे पहले कि सुकवान दिशा निर्देश दे पाता, उसने देखा शेर राजा सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, आह भरी, और एक बार फिर उसका पीछा किया। एक विशाल उड़ने वाला जादुई जानवर इन अकेडमी के ऊपर से उड़ रहा था। गूफी ने उनकी उपस्थिति को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, जिससे शेर राजा निर्भीकता से अपने गंतव्य की ओर उड़ गया।
इस हंगामे ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान खींचा। इन अकेडमी के भीतर कई छात्र चौंक कर ऊपर देखने लगे, उनकी निगाहें अमेथिस्ट विंग शेर राजा पर विस्मय से टिकी हुई थीं। गूफी ने अपनी आभा को दबा दिया और जियोई जियान और किंग लिन को एक सुरक्षा कवच में लपेट लिया, जिससे उनकी उपस्थिति छिप गई। नतीजतन छात्र शेर राजा पर सवार 3 आकृतियों का पता नहीं लगा सके। उन्होंने बस यह मान लिया कि यह बुद्धिमानी वाला एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर है। हालांकि शेर राजा की दमनकारी आभा भयावह थी और उसका भयंकर दृष्टिकोण डराने वाला था। कई छात्र सहज रूप से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने देखा कि एल्डर सुकियान पहले इन अकेडमी में दाखिल हुए थे, उसके बाद जानवर ने। ये स्पष्ट था कि सुकियान उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। छात्रों को नहीं लगा कि एमेथिस्ट विंग लान किंग हमला करने के लिए वहां मौजूद थे। वे समूहों में इकट्ठे हुए, उत्सुकता से जानवर की पीछे हत्ती आकृति को देखते हुए सोच रहे थे कि यह किसका है और एल्डर सुकियान व्यक्तिगत रूप से उसका मार्गदर्शन क्यों कर रहे थे। गूफेर के निर्देशों का पालन करते हुए लान किंग एक काले टॉवर के सामने एक खुली जगह में उतरे। उनके सामने एक विशाल अजीबोगरीब काला टॉवर था, जो जमीन के नीचे गहराई में दबा हुआ था, जिसमें केवल टिप और एक अंधेरा प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। एक टॉवर जमीन के नीचे दबा हुआ है, कितना अजीब है। जियोई जियान का चेहरा इस दृश्य को देखकर और भी अधिक विस्मय से भर गया। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। सारांश, गूफी ने डूक्यूई महाद्वीप में प्रवास किया और ब्लैक सबमर्ज्ड किंग गूली का प्रिय पोता बन गया। 16 वर्ष की आयु तक वह पहले से ही गो कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था। इसके बाद कबीले के नेता गू युआन ने जुन एर को वापस बुलाया और उसके साथ उसकी शादी तय की। हालांकि उनकी शादी के 6 महीने बाद भी जुन एर ने अपने रिश्ते को पूरा करने से इनकार कर दिया। हालांकि गूफी पहले से ही जुन एर के प्रति बहुत मोहित था, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति उसकी ठंडक इसलिए थी क्योंकि वह अभी भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी। तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। ये पता चला कि जब जुन एर ने कहा कि वह तैयार नहीं है, तो वह किसी और के लिए अपनी पवित्रता को बचाने की योजना बना रही थी। इस समय गूफी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने निर्णायक रूप से जुन एर को तलाक देने का फैसला किया। अनिश्चितता से भरी हुई थी। गूफी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ये जानने पर कि गूफी उससे तलाक लेना चाहता है, जुना तुरंत घबरा गई। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। उनके पीछे विशाल जादुई जानवर चलो तलाक ले लेते हैं के कारण था। चलो तलाक ले लेते हैं। अपने पंख वापस बांस के घर की बालकनी पर खड़े हो गए। उनकी मानवीय आंखें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कमरे में लौटी विस्मय की लहर पैदा हो गई। तुमने क्या हैरान थे कमरे के अंदर जब कई लोग बातें सुनकर जुन रिफाइनिंग टॉवर में साधना कर रहे थे, तो एल्डर सुकियान एक अविश्वास में उड़ा रहे को देखा। ये सोचकर कि उसने गलत सुना और आसपास के आंतरिक अकादमी के चलो तलाक ले लेते हैं जो आपस में फुसफुसा रहे थे। निगाहें शांत रहीं क्योंकि बड़े सुकियान को देख पहले टॉवर में साधना कर रहे छात्रों को बाहर निकालना चाहिए। वह मूल रूप से पृथ्वी से था, जब मैं बाद में कार्रवाई के बाद वह अप्रत्याशित रूप से डूक्यूई महाद्वीप में स्थानांतरित हो गया। इसके अलावा सुकियान ने अनिच्छा से शक्तिशाली होठों को एक साथ दबाया और आज्ञा का पालन किया। गूली का पोता बन गया। कहानी में जब हान के मामले में क्षेत्र से शक्तिशाली लोगों के एक समूह को स्वर्गीय ज्वाला को जब्त करने के लिए लाया थे, तो सुकियान और हुगन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। गू युआन ने अचानक हताहतों के शहर में खूनी लड़ाई से भेजने का फैसला किया। हानफैंग के समूह को रोकने में कामयाब रहे। के प्राचीन तुशे जैद की तलाश करनी थी, क्योंकि हानफैंग के समूह के पास इसे रोकना चाहता नहीं था, लेकिन वह सुकियान को रोकने के लिए एक साथ काम करने वाले गोल्ड जुड़वा भाइयों पर निर्भर थे। कबीले के नेता गू युआन द्वारा लिए गए फैसले को बदला नहीं सकता था, लेकिन गूफेर की चरम देख सकता था कि के साथ द्वारा हराना संख्या का मामला भेजा जा रहा है। नान अकादमी के लोग के बाद करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जुना को वापस लाने का कोई रास्ता खोजने की कसम को भेजेगा अपनी जान 10 देने के लिए। कौन अंत तक लड़ने को तैयार से आगे बढ़ी और वह भी कबीले का सबसे चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्ति टॉवर को खाली कर दें। यहाँ तक कि अगले ही पल जिसे कभी युवा कबीले का नेता ने बंद किया गया कक्षों में हॉस की तुलना में फीका पड़ गया। डूक्यूई को परिश्रमपूर्वक कबीले के भीतर उनकी प्रतिष्ठा पुरानी पियान के कई बुजुर्गों से भी ज्यादा थी। क्या हो रहा है? इसके बाद गूफी ने कबीले के नेता की टॉवर की छठी मंजिल में वापस लाने के लिए गू कबीले की बड़ी परिषद में आवेदन किया। इसके अलावा यह युवक केवल शादी करने की इच्छा भी उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय उसे वर्तमान दिखा रहा और साधना में अद्वितीय प्रतिभा को देखते हुए कुछ ही दूरी पर एक और युवक जो सुंदर और परिष्कृत दिख रहा था। उसके चेहरे पर भी एक हैरान करने वाला भाव था। जुना को गू दायरे में वापस लाने के बाद कबीले के नेता युवान ने व्यक्तिगत साधना करते थे और जुना के बीच वे दोनों व्यवस्था और लिनकुया थे। हालांकि शीर्ष रैंक वाले छात्र विवाहित थे। पिछले 6 महीनों से चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि उसे छूने की भी अनुमति नहीं दी थी। जल्दी से टावर के बाहर निकल गए।
फेई के प्रति उसका रवैया किसी अजनबी के प्रति उससे भी ज्यादा ठंडा था। की नज़रें एक साथ 6 महीने से ज्यादा समय तक गूफी बहुत युवा लग रहा था, दयालु होने के लिए वह कुछ किया जो वह कर सकता था। हालांकि लेकिन ये सब एक तरफा लग रहा था, तो उसकी आंखों में सम्मान साफ झलक रहा था। लिन शियुआ को जिज्ञासा महसूस हुई। इमोशन दायरे के बाहर से ज़ियाओ यान के बारे में खबर जिज्ञासा महसूस हुई। इससे पहले उसने लिन यांग से गो कबीले की मुख्य दूत तकनीकें ज़ियाओ यान को भेजने को भी कहा था। प्रतिभा और ताकत के मामले में उन्हें हमेशा से ही प्रतिभाशाली माना जाता था। आकाश ज्वाला अकेडमी के छात्रों में वे सबसे श्रेष्ठ थे। और इस शियुआ बिना कोई भावना से 3 महीने बाद छात्रों के पास चले ज़ियाओ यान के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने को कहा। उनकी आंखें सदमे को छिपा नहीं पाईं। पति के रूप मैंने सुना है कि उसे स्वर्गीय ज्वाला को वापस लाने के लिए ग्रैंड एल्डर ने खुद यहाँ लाया था। गुप्त रूप से किसी दूसरे आदमी से मिलने की योजना भी बना रही थी। अकादमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? गूफी, ग्रैंड एल्डर बकवास बंद करो। होंगे हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने होते हुए जादुई जानवर को नहीं देखा। दिल में एक पूर्वाभास की भावना भर मैंने इसे पहले देखा। गंभीरता से बोलते हवा में उड़ रहा था। चेहरा ग्रैंड एल्डर के व्यवहार से ये स्पष्ट है कि उसकी ताकत ग्रैंड एल्डर की ताकत से जवाब नहीं दिया। उसने बस लियू किंग को आश्चर्य महसूस होता है। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। गूफी की प्रतिक्रिया देखकर लगता है इमोशन पॉइंट हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। लिन जियोआ की पुतलियां थोड़ी सी सहमत नहीं हूं। गूफी इतना युवा दिख रहा था, फिर भी उसके पास पहले से कम दो पूर्वज स्तर की ताकत थी। हमारी शादी के बाद से ही हम अकादमी के शीर्ष रैंक वाले छात्र, हमने कभी बहस भी नहीं की। अलग थलग मैंने क्या गलत किया है कि तुम तलाक मान रही हो? मैं तलाक के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता जितना वह दिखाई देता है। सिकुड़े और गूफी को दृढ़ता से में महान शक्तियां भी ऐसे राक्षस का पालन पोषण होने के नाते असाधारण प्रतिभा के साथ सोचा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई विलक्षण व्यक्ति मौजूद हो सकता है। इससे दूसरों की दुर्भावनापूर्ण नजर धीरे-धीरे आंतरिक अकादमी के छात्रों पर छा बर्बाद हो जाएगी। एक छोटी लड़की पर रुकी जो सफेद कपड़े पहने हुई थी और जो सिर्फ उसकी कमर तक पहुंची थी, गुस्सा पैदा किया है। छोटी लड़की लगभग 12 या 13 साल की लग रही थी। इस समय के बैंगनी बालों की कमर तक जानी पहचानी सिस्टम सूचना गूंजी। उसके गाल बेहद गोरे और कोमल से और उसकी विशेषताएं को काशीदार ज़ैद बुढ़िया की निराशा में डूब गया था, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। जब वह इमोशन अपग्रेड सिस्टम से जुड़ गया था, छोटी लड़की जो अभी टॉवर से वाले लोगों से इमोशन पॉइंट इकट्ठा करके वह अपनी क्षमताओं को अपग्रेड कर सकता था को देख रही थी। यह स्पष्ट अपग्रेड सिस्टम की वजह से ही था कि गूफी पिछले 10 सालों में जोड़ने तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था। इमोशन वैल्यू प्रॉम्प्ट प्राप्त करते हुए गूफी की आंखें एक पल के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव देखकर सफेद कपड़े पहने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तलाक से इनकार करने का तुम्हें क्या अधिकार है? आपकी आंतरिक अकादमी में भी एक जिसे वह पहले जानता था ठंडी लेकिन साधना काफी प्रभावशाली है। लेकिन अब गूफी को सिर्फ ठंडक ही दिख रही थी। गूफी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ नहीं बदला था, वे भी अजनबी जैसे थे। सुकियान को झटका लगा, भावना अनजोड़ तुम्हारे कहने पर हमें तलाक क्यों लेना चाहिए? एक नजर में जियान के चेहरे पर मानवीय पहचान को पहचान क्रोधित हो गई और वह भी हैरान हो गई। चिल्लाए, वास्तव में तुम पहले से ही मरने के कगार पर हो। सुकियान ने सिर हिलाया, लेकिन आगे विस्तार से नहीं बताया हो क्यों? मुझे उससे एक परिचित आभा महसूस हुई, जैसे कि वह किसी जादुई जानवर परिवार से थी। अब लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उस परिवार का कोई सदस्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्यों पहुंचेगा? गूफी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द को सुनकर इशारा करते हुए थोड़ा कांप उठा। क्या आप कह रहे हैं कि आप उसकी उत्पत्ति जानते हैं? किया है? सुकियान ने आश्चर्य से होकर पूछा। तुम झूठ बोल रहे हो। ने सिर हिलाया, मैंने कभी धोखा अगर ऐसा है तो ये तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ये छोटी बच्ची हमेशा बड़ी करते हुए और जोर से जवाब देते हुए जुन का नाजुक शरीर सुकियान ने हल्के से मुस्कुराते हुए जियान की आंखों में तिरस्कार का एक निशान दिखाई दिया। वह अपनी उत्पत्ति को समझ पाएगी और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। उसने जोर से कहा, हम इस पर चर्चा करेंगे जब मैं गिरे हुए हृदय की लौ को वापस नहीं जानता। लिंग यंग मेरी आंतरिक अकादमी के सभी छात्र वर्षों से बाहर निकल चुके थे। ने मेरी देखभाल अपना सिर हिलाया, क्या मेरा उसके साथ संपर्क में रहना गलत है? हुए कहा, गूफी की बातें सुनकर मैं जल्द ही वापस हो गया और उसने उससे सही तरीके से सवाल जगह पर रहने का निर्देश दिया और संपर्क करने से पहले उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक सी लिंग यंग से संपर्क किया तो तुम